करें। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ और हानि विवरण। ठीक है, इसका प्रारूप कैसा होगा और साथ में इसकी विषय वस्तु क्या होगी, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, इन सब की बात हम लोग अपने इस वीडियो में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में 2-3 चीजें और भी हैं। कई बार हमें कैलकुलेट करने को आता है कि किसी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या आता है कि प्रचालन से कितना लाभ हो रहा है। ठीक, तो 2-3 चीजें उसको आप आराम से समझिए, बहुत ही आसान है। देखिए, कुछ होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारे कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सीधे तौर पर हो रहे हैं और कुछ हो जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट। तो इसका क्या मतलब होता है ये हम लोग पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, जिससे हमें काफी क्लैरिटी रहेगी। जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग मतलब क्या हुआ? प्रचालन से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो प्रचालन से लाभ। ठीक है, ऐसे ही प्रचालन छोड़ करके जो लाभ हो रहा है वो, और ऐसे ही निवल लाभ। ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग, पता है आपको? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें ही हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उनकी एनालिसिस से आपने ये चीजें समझी। क्या समझी है? उनका जब आपने विश्लेषण किया, तो ये सारी चीजें भी हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। इसमें विश्लेषण भी सीखना है, उसके पहले में प्रारूप सीखना है। लेकिन ये चीजें कॉन्सेप्चुअल है, जो बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे होते हैं और हम ठीक से नहीं समझते, तो हमें कई बार रटना पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, होता क्या है, कोई भी व्यवसाय होता है, कोई भी व्यवसाय, अब नॉर्मली उस व्यवसाय में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंडिस्पेंसेबल होती है। इंडिस्पेंसेबल समझ रहे हैं, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। कोई व्यवसाय है, उसकी पहली जिम्मेदारी क्या होती है कि या तो वो कोई वस्तु बनाएगी, क्या बनाएगी? वस्तु, और या फिर कोई वो बनाएगी, क्या बनाएगी? कोई सेवा, और उसको बेचेगी। ठीक, तो वस्तु होगी या फिर सेवा होगी। अब इनको बना करके वो बेचेगी, और जितने में बेच रही है वो उसका रेवेन्यू हो गया, आगम हो गया, और जितना उसने खर्चा किया था वो उसके एक्सपेंसेस हो गए। तो अगर रेवेन्यू यानी कि आगम ज्यादा है और खर्चे कम है तो उसको लाभ हो जाएगा। सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी में जब बात और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की आती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यवसाय हो ना, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक तो आपकी हो सकती है फैक्ट्री, ठीक है, जहां पर चीजें बन रही हैं। क्या हो सकती है? कोई फैक्ट्री हो सकती है। ऐसे ही दूसरा चीज क्या होता है, जहां पर आपका तैयार माल जो है, जो आपने बना लिया है, अभी बेचा नहीं है, उसको आपने रख लिया, वो क्या हो सकता है? आपका वेयर हाउस। ठीक है, गोदाम जैसा समझ लीजिए। लेकिन एक ऐसा गोदाम है, ये वो है जहां पर आपका तैयार माल रखा हुआ है। फिर इन्हीं सारी चीजों को मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की जरूरत होती है, उनको आपने क्या कर रखा है? ऑफिस में बैठा दिया है। तो आपका ऑफिस अलग हो गया, ठीक है, वेयर हाउस अलग हो गया, और फैक्ट्री अलग हो गया। ठीक, अच्छा, ये जो वेयर हाउस है ना, जहां पर आपने तैयार माल रखा हुआ है, और ये ऑफिस, ऑफिस में कौन कौन से लोग हो सकते हैं? मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, अकाउंटिंग के लोग हो सकते हैं, सेल्स देखने वाले लोग हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्लान बनाने के लोग हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, कोई भी व्यवसाय होगा, अगर हम इंडस्ट्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपकी फैक्ट्री तो होगी ही होगी। फैक्ट्री से मतलब यहां पर अगर आप फैक्ट्री को थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई सेवा भी होगी, वो बना रही होगी, प्रोडक्शन तो होना ही पड़ेगा। आपने कुछ बनाया ही नहीं तो आप उसको स्टोर कहां करोगे? उसकी सेल्स, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग जो पैसा आ रहा है वो सब क्या देखोगे? तो वेयर हाउस और ऑफिस भी होते हैं, नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा। अलग से नहीं होंगे, वहां पर भी ऐसा तो है कि ऑफिस का कुछ ना कुछ सेल्स हो रही होगी तो देखना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है कि फैक्ट्री में जो एकदम सीधी सीधी तौर पर चीज है, जहां पर चीजें बन रही हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रत्यक्ष हमारे जो व्यय होते हैं, क्या हो जाते हैं? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? फैक्ट्री में जो आप सामान खरीद के लेकर के आए, परचेजेस, ठीक है, जो आपने क्रैक किया, वो सीधा खर्चा हो जाता है, तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक, और इन दोनों में जो आ जाते हैं वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो क्या क्या खर्चे होते हैं, कौन कौन से डायरेक्ट होते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट होते हैं, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी खर्चे हो रहे हैं तो क्या क्या होते होंगे। फैक्ट्री में पहले आपने सामान खरीदा, अब वो सामान खरीदा भी तो कहां से खरीदा? कहीं मार्केट से खरीदा, तो वहां से जब आप तक आया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रेट इनवर्ड्स। आपकी फैक्ट्री में सामान आया है,
तो उसका भी किराया भाड़ा दिया होगा कि नहीं दिया होगा। उसी को कभी कभी कैरेज इनवर्ट्स भी बोलते हैं। और साथ में फैक्ट्री में आपने सामान यहाँ से रखवाया फिर उधर रखवाया। तो नॉर्मली जो फैक्ट्री के अंदर होता है ना, उसमें ब्लू कलर जॉब्स होते हैं। ब्लू कलर जॉब्स समझ रहे हैं कि व्हाइट कलर जॉब्स होता है कि जिसमें ज्यादा स्किल चाहिए होता है, ज्यादा पढ़ाई लिखी होनी चाहिए, ज्यादा फिजिकल उतना काम नहीं हो रहा होता है। ब्लू कलर जॉब्स में ज्यादातर फैक्ट्री के अंदर ब्लू कलर जॉब्स होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को वेजेस दी जाती है। क्या दी जाती है? वेजेस, मजदूरी दी जाती है। तो वो मजदूरी आप फैक्ट्री के अंदर सामान इधर उधर शिफ्ट करा रहे हो या जो भी है उसको ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो ये सारे जो खर्चे हैं ना, वो क्या हो जाते हैं आपके, वो सारे के सारे डायरेक्ट आ जाते हैं, वेजेस हो गई। लेकिन ऑफिस के लोगों को आप नॉर्मली क्या दे रहे होते हो? सैलरी दे रहे होते हो। तो जो सैलरी है वो क्या हो जाएगा? वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही वेयर हाउस में क्या है, तो वेयर हाउस का आप जो भी है इसका किराया दे सकते हो, रेंट दे सकते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ रही होती हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी जब हम लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, इसके बाद ही हम लोग इसका एनालिसिस करना जब स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो जो आपका, आप समझिए पहले जो हम लोग जो अकाउंट बनाया करते थे वो क्या बनाते थे, तो सारे लोगों को पता है। क्या पता है सारे लोगों को कि हम लोग का जो अकाउंट होता है उसका नाम क्या रहता था? व्यापारिक एवं लाभ व हानि खाता। तो जो हमारा व्यापारिक खाता होता, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता, तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी, याद करिए। व्यापारिक खाते में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इस तरफ वही एक्सपेंसेस लिखते थे जो डायरेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, और क्या कर देते थे, यहां पर आपकी सेल्स आ जाती थी, यानी कि विक्रय आ जाता था, मेनली यही आता था। फिर अदर ऑपरेशनल इनकम भी आप लिख सकते हो। इसी से जो हमारा कुल मिलाकर प्रॉफिट निकल रहा होता था वो हमारा होता था ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता था? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल देते हैं? सकल। तो सकल लाभ हो जाता था। लेकिन इसी के बाद हम लोग तीन क्या क्या प्रॉफिट पढ़ते थे। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका, एक आपका हो जाता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग मतलब प्रचालन से जो फायदा हुआ। ठीक है, एक होता था जो प्रचालन छोड़ करके बाकी गतिविधियों से फायदा हुआ, वो निकालना है अगर आपको, तो हम निकाल लेंगे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर एक चीज निकालते थे कि हमें नेट क्या फायदा हुआ, नेट प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें आएंगी, कैसे आ रही हैं, इसमें फिर क्या करते हैं, बहुत सारे आप में से बच्चे स्टूडेंट्स रट लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप समझते हुए चलोगे तो रटने की दिक्कत नहीं होगी। और आप कहीं ऐसा नहीं कि कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, याद थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आप समझ जाओगे नहीं नहीं ये मैं गलत सोच रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप रट के जाओगे तो आपने गलत सोचा, तो गलत सोचा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, जो हमारा प्रारूप है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये हमारा किसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सब में ऊपरी रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ यानी कि लाभ और हानि विवरण है, सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन ऐसे लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं ऐसे अंदर। अब ये जो इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। अभी मैंने आपको हिंदी में बताई सारी चीजें। ठीक है, ऐसे मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा, साथ में कुछ इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी बताता रहूंगा। तो देखिए इसमें होता क्या है, कौन कौन सी चीजें आती हैं पहले में वो समझ लेना है, फिर मैं आपको इसका एक साथ फॉर्मेट भी दिखा देता हूं। तो अभी आप फॉर्मेट देख लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं, एक एक चीज कहां कहां पर आ रही है वो समझते रहेंगे, उसका क्या मतलब होता है वो भी समझते रहेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, फॉर्म और कंटेंट है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि जो हमारा लाभ और हानि विवरण है उसका कैसा प्रारूप होगा, उसमें क्या क्या विषय वस्तु होगी। तो ये सारे टर्म्स होंगे। इसको मैं अभी थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर एक तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, सारे टर्म्स को इंग्लिश में भी आगे वीडियो में इंग्लिश के साथ हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं, यानी कि जो भी आपका प्रचालन है उससे आपको क्या आगम मिला, फिर बाकी अगर कोई इनकम हो गई, इन दोनों को मिला करके ही हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक, उसके बाद से क्या होता है, हमारे जो भी व्यय हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको हम एक साथ देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे हमारे व्यय हो गए। उसमें भी पहले जो ऑपरेशन से रिलेटेड सीधे सीधे व्यय हैं, जैसे कि आपने जो भी कॉस्ट है मटेरियल्स कंज्यूम करने की वो आ गई। और क्या है उसमें, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि जो भी आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है उससे संबंधित। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि जो आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, तो दुकान पर आपके पास जो भी जमा है सामान दुकान पर है, जिसको आप ट्रेड बेचने के, व्यापार करने के लिए आपने दुकान पर रखा हुआ है, तो उसको जो आपने और खरीदा, आपने और सामान खरीद के लेकर के आए, तो वो भी आपका खर्चा हो गया, उसको हम लोग बोल देते हैं परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये एक ही चीज है। इसमें क्या क्या होता है कि जो भी आपके पास फिनिश्ड गुड, यानी कि आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री थी आपकी, आपके पास बल्ब पड़े हुए थे, बल्ब बनाने की फैक्ट्री, तो आपके पास 1 लाख बल्ब थे पहले, अभी आपके पास क्या हो गया, 1.5 लाख बल्ब हैं। तो आप ये सोचोगे कि 50,000 बल्ब और बढ़ गए, तो ये जो अंतर हुआ है वही वास्तव में आपका क्या हुआ, नेट जो खर्चा है जिसको आप जोड़ोगे। तो अगले 50,000 बल्ब बनाने की जो लागत थी वो चीज आप यहाँ पर क्या कर दोगे, कॉस्ट में इन्वेंट्रीज जो है ना परिवर्तन हुआ है उसको उस तरह की कॉस्ट बना करके आप मान लोगे। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस, आपके यहाँ कोई काम चल रहा था, कोई बिल्डिंग बन रही थी या कोई प्लांट बन रहा था, वो पहले मान लीजिए 20% कंप्लीट था साल की शुरुआत में, इस साल के, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना ये क्या लिखा हुआ, फिगर एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि पिछले साल की बात की जा रही है, इस साल की बात की जा रही है।
तो यहाँ पर हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो साल भर से ज्यादा समय लग रहा है इसको बनने में, तो पहले 20% कंप्लीट हुई थी, अब 80% कंप्लीट हो गई, तो क्या मान लेंगे कि 60% जो है ना वो क्या हो गया, ये आपका और खर्चा बढ़ गया, तो उसको भी आप एक तरह का एक्सपेंस मानोगे। और ऐसे स्टॉक इन ट्रेड मैंने बता दिया, फिनिश गुड तो जो व्यवसाय होते हैं वो कुछ बना रहे होते हैं तो उनके लिए फिनिश गुड हो जाता है, और जो व्यापार कर रहे होते हैं उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड होता है, क्योंकि वो व्यापार कर रहे होते हैं। व्यवसाय का मतलब होता है कि आप व्यवसाय में व्यापार भी आ जाता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग की बात है, विनिर्माण की बात है, उसमें क्या होता है कि आपने कुछ रॉ मटेरियल लिया और कुछ बनाया, तो उसके लिए फिनिश गुड बोलते हैं। जो आप सामान खरीद के बेचने के लिए बात कर रहे हो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड बोल देते हैं। फिर ऐसा एम्प्लॉइज के ऊपर जो आपने खर्चे कर दिए, सैलरी वगैरह दे दी, उनको वेजेस दे दिया। फिर फाइनेंस कॉस्ट, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट लेते हैं जो आपने किसी से लोन ले रखा है, किसी बैंक से हो सकता है, किसी इंडिविजुअल से भी हो सकता है, उसको आप जो इंटरेस्ट चुका रहे हो वो आपका जो खर्चा आ गया। फिर डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में हम लोग ह्रास की और अपलेखन की बात करते हैं। इसको अमोर्टाइजेशन का मतलब हो जाता है जिसमें हम लोग लोन या इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसको कम कर रहे होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन डिटेल में करके बता दूंगा। फिर अदर एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ पर आपको कुल व्यय मिल गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो कुल रेवेन्यू यहाँ पर आपको मिला हुआ था और कुल व्यय आपको इधर मिल गया, तो इन्हीं को जब आप घटा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये प्रॉफिट्स ऐसे वैसे प्रॉफिट्स नहीं है, अभी आपने टैक्स नहीं पे किया है, और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गतिविधियां भी हो सकती है कभी कभी, जो आपका सीधे बिजनेस से लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कोई ऐसी गतिविधि हुई जो वो उसको आप इंक्लूड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये एंट्रीज को आप हटा सकते हो। यहाँ पर ये दोनों रिपीटेशन है, ये आपको आगे स्लाइड्स में भी रिपीटेशन मिलेगा, तो उसको वहां पर देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीधे यहाँ से मिल जाएगा एक्सेप्शनल आइटम्स को यहाँ पे मिला लिया तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया। अभी आपने टैक्स नहीं दिया है, तो आपको इस साल का जो टैक्स बना है वो करंट टैक्स हो सकता है, आपको जो पहले से टैक्स देना था आपने नहीं पे किया था तो उसको बोलते हैं डिफर्ड टैक्स, स्थगित कर। तो इन दोनों को मिलाकर के जो आपने टैक्स पे कर दिया तो आपको मिल जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अब ये समझिएगा, दो चीजें हैं यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। एक होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात नहीं है, कई चीज बार ऐसा होता है कि आपके व्यवसाय में उसी व्यवसाय का कोई एक हिस्सा आपने बेच दिया, क्या कर दिया, बेच दिया साल के दौरान। अब आप उसमें ऑपरेशंस तो कर नहीं रहे हो, तो जो आपने बेच दिया तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कि वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जो आपने बेच दिया तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। तो आपको एक तो फायदा हुआ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, जिसकी बात अभी तक हम लोगों ने की, जो आपने बेच दिया उससे भी आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, और उस पर भी आप टैक्स दोगे तो टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स। तो जैसे आपको ऊपर मिला था आफ्टर टैक्स जो मिला था प्रॉफिट, ऐसे यहां पर मिल गया। अब आप इन दोनों को जब जोड़ देते हो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तब आपको कुल प्रॉफिट मिल गया। अब उस प्रॉफिट में आप जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे भाग दे देते तो आपको मिल जाता है अर्निंग्स पर शेयर। ये दो तरह से होती है, एक बेसिक एक डाइल्यूटेड। बेसिक का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की आपकी अर्निंग हुई और आपके पास 20,000 शेयर्स थे, कितने थे, 20,000, तो आपको 5 रुपए पर शेयर आपकी अर्निंग हो गई। ठीक है, ये आपका निकल करके आ गया ईपीएस बेसिक का। लेकिन डाइल्यूटेड में क्या होता है ना, कई बार हमारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती है। कन्वर्टेबल मतलब कुछ ऐसे ऋण पत्र हो सकते हैं जिनको शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है भविष्य में, अभी नहीं किया गया है, तो उनको भी काउंट करके जब हम भाग दे देते हैं, मान लीजिए उस हिसाब से हमारे पास 20,000 के 40,000 बन रहा होता है, कि 40,000 वैसी सिक्योरिटीज को भी मिला लें हम लोग अंशों में, जिसमें जिसका अंशों में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब 1 लाख को 40,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर जो हो जाएगा वो 2.5 रुपए के आसपास आ जाएगा, 2.5 ही आ जाएगा वास्तव में, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये डाइल्यूटेड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये हमारा फॉर्मेट है। अब इसी में ये आपको थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा है, इसलिए इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता है। सारा जो एक साथ फॉर्मेट दिखाना था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा छोटा स्क्रीन पर दिख रहा था, लेकिन आप ऐसा समझेंगे तो ये सारी चीजें इस तरह से होकर के आई है। इसी को मैं फटाफट एक बार बहुत क्विकली आपको क्विक रिवीजन देता हूं, कि जिससे कि आपको फॉर्मेट जो है वो दिमाग में बैठ जाए। यही मेरा काम है कि आपके दिमाग में सारी चीजें ठीक से बैठ जाएं। तो देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको रेवेन्यू दोनों तरफ से देखोगे, अदर तरह से आया तो आपको टोटल बन गया टोटल रेवेन्यू। फिर आपने क्या किया, सारे एक्सपेंसेस जोड़ लिए, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। इसको जब आपने घटा दिया, किससे किससे घटा दिया, इससे आपने इसको घटा दिया। ठीक, तो तीसरे से चौथे को जो आप घटा रहे हो, ये तीसरा, इससे चौथे को घटाया तो आपको 5वां मिल गया, ये क्या है, प्रॉफिट। लेकिन अभी आपने टैक्स नहीं पे किया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी आपने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, एक्सेप्शनल आइटम्स को आप इंक्लूड कर लोगे, ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक एक्सेप्शनल आइटम्स की बात आती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की बात आती है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन आप अभी के लिए मान करके चल लो कि आपने एक्सेप्शनल आइटम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो एक ही तरह की चीज ही है, तो निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपको बिफोर टैक्सेस मिल जाएगा। अब बिफोर टैक्सेस में आप टैक्सेस घटा दोगे, करंट हो सकता है, डिफर्ड हो सकता है, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये वो प्रॉफिट है जो आपने ऑपरेशंस जो जारी रखे हैं उनकी वजह से है, जो चीजें बिजनेस आपने बंद कर दिया था उसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट मिले थे वो क्या हुआ था, प्रॉफिट फ्रॉम
डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है, जो आपने बंद कर दिया बिजनेस, जो आप अब नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन आपने जो उससे जो प्रॉफिट हुआ था फिर उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपने जब उस पर भी टैक्स दे दिया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, तो आपको प्रॉफिट मिल गया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आफ्टर टैक्स। अब आपको ये वाला जो प्रॉफिट है ये, ठीक है, 14th, और साथ में जो आपको 11वें पे प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, इन दोनों को आपने जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ दिया, इसमें आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, तो आपको अर्निंग्स पर शेयर मिल जाएगा। और ये दो तरह का हो सकता है, बेसिक और डायल्यूटेड, यानी बेसिक मतलब साधारण तौर पर जो होना चाहिए, और आपने तनुकृत कर दिया उसके बाद। तो इसको देख लेंगे। अब हम लोग सारी चीजें हम लोगों ने अभी यहाँ पर की हैं, इसी को एक करके अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखिए ये हमारा, अब हम लोग देख लेते हैं एक एक चीज को पूरा डिटेल में समझेंगे होता क्या है, किसका क्या मतलब है। तो पहला हमारा हो जाता है प्रचालन से आय। प्रचालन मतलब ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन से जो भी आपकी आमदनी हुई, क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर्स मतलब यहाँ पर हम लोगों ने विवरण दे दिया। फिर हमारा क्या रहता है, नोट नंबर, ठीक है, जो भी ये संख्या है उसको लिख देते हैं। फिर फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। तो मान लीजिए आपका यहाँ पर 31 मार्च 2021 की बात की जा रही है, तो उस समय पर क्या फिगर है वो लिखेंगे, उस समय पर जो भी संख्या आ रही है वो लिखेंगे। फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, यहां पे क्या लिखते हैं, जो आपका पिछले वर्ष के अंत में, यानी कि इस साल का जो प्रीवियस, जैसे मान लीजिए इस साल आप कर रहे हो, तो मान लीजिए अगर आपका रिपोर्टिंग पीरियड यहां पर क्या हो रहा है, 31 मार्च 2021 की बात है, तो ये तो आपका करंट का हो गया। यहां पर क्या करते हैं, प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का जब एंड हुआ था ना, तो यानी कि यहां पर हम वो चीज लिखेंगे जो 31 मार्च 2020 की बात होगी। अगर यहां पर 2021 का लिख रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमें दोनों जो वर्ष है, पिछले साल क्या था, अभी क्या स्थिति है, वो भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें लिखते चले जाते हैं, यहाँ पे तो नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आइटम्स क्या क्या आते हैं, विषय वस्तु क्या क्या होती है, उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जाता है प्रचालन से आय। मुख्य रूप से इसमें विक्रय आता है, सेल्स आते हैं, क्या आते हैं, विक्रय, ठीक है, मुख्य रूप से। अच्छा, और क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम लोग एक ऐसी किसी फैक्ट्री वगैरह की बात कर रहे हैं जो उत्पादन कर रहा है सीधे सीधे वस्तुओं का, उसके दृष्टिकोण से देखते हैं अभी के लिए, ठीक, जिससे हमें एक बार दिमाग में बैठता है सारी चीजें क्या आती हैं। फिर क्या जाता है, किसी अन्य तरह की इनकम हुई, मान लीजिए आपके ही व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा था, आपने प्रॉफिट ज्यादा हो गया, खर्चे उतने हैं नहीं, तो आपने वही पैसा कहीं पर दे दिया, किसी को क्या कर दिया, किसी को दे दिया, उससे आपको ब्याज मिल गया, तो जो अतिरिक्त इनकम हो गई, तो ये सारी चीज क्या हो जाती है, अदर इनकम आ जाती है। अब इन्हीं दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, कुल इनकम। तो ये वो इनकम है जो आपकी सीधे तौर पर आपके व्यवसाय से हो रही है, यही वो इनकम है जिसको आप लॉन्ग रन में समझ सकते हो, उसको देखते हुए कि व्यवसाय कैसा करेगा। क्योंकि अदर इनकम आपको जो है वो सीधे सीधे तौर पर लेना देना नहीं हो सकता। आपकी फैक्ट्री में कोई छोटा सा स्पेस था, आपने किसी को रेंट पर दे दिया, तो वो भी आपका मुख्य व्यवसाय से अर्निंग नहीं है, वो आपने क्या किया हुआ है, अलग से अभी के लिए दे दिया है। तो इस तरह की चीजों से भी इनकम हो सकती है। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल रेवेन्यू मिल जाता है, कुल आय मिल जाती है। अच्छा, तो पहला जो इसमें सेक्शन आता है वो हमारे क्या हो जाता है, सबसे पहले हम लोग जो प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो उस प्रारूप में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू को देख रहे हैं। फिर क्या देखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से सीधी बात है पैसा देखिए, आप खर्चे देखोगे तो खर्चे बहुत सारे हैं। इसी में पहला जो आपका खर्चा आ जाता है, वो जो सामान आपने बेचा है, उस सामान को खरीदने में, जब आपने रॉ मटेरियल बनाया ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज आई है, धागा आया, अब धागे से आपने थान बनाया, क्या बनाया, थान जो भी है कपड़ा आपने इकट्ठा किया, तो जो धागा खरीदा था, फिर आपने रंग खरीदे थे, क्योंकि थान होता है उसके अलग अलग रंग हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपने खरीदी हुई है ना, रॉ मटेरियल, इसको खरीदने की जो भी खर्चा हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। जिन चीजों का उपभोग किया गया उसकी सामग्री की लागत, तो वो आपको लगानी पड़ेगी। फिर क्या हो जाएगा इसी में, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो आपके पास जो भी आप खरीद बेचने के लिए खरीद रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होगा, ट्रेड करो। ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार। व्यापार का मतलब क्या होता है, खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा। तो खरीदने और बेचने के लिए जिस स्टॉक को आपने खरीदा है वो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझिए, यहां पर क्या है, कंज्यूम, जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो नॉर्मली होती है, दो तरह की इकाइयां होती है, एक होती है व्यावसायिक, एक होती है व्यापारिक। व्यवसायिक क्या होती है, वो बनाती हैं, व्यवसाय करे तो उन्होंने पहले बनाया, तो बनाने में उनको कच्चा माल चाहिए कि नहीं चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसकी लागत लग रही है। फिर बनकर के तैयार हो गया, इन्होंने बेच दिया। दूसरी तरह की इकाइयां होती है नॉर्मली, जैसे दुकान है, दुकान खुद से नहीं बनाती है, दुकान ने तो सामान खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा, तो वो व्यापार कर रही है। तो व्यापार में क्या हो रहा है कि आपने कुछ रॉ मटेरियल का ऐसा खर्चा नहीं है, वहां पर मेन जो खर्चा आ जाता है वो क्या आ जाता है, स्टॉक इन ट्रेड का, जो आपका व्यापारिक रहतिया है, जो सामान आप खरीद रहे हो उसका खर्चा जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग व्यापार वाले दृष्टिकोण से मेन खर्चा मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, ऐसे ही इसमें क्या होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और साथ ही में इसमें वर्किंग कैपिटल आ जाता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, और स्टॉक इन ट्रेड, ये एक ही पॉइंट है ये, ठीक। इसको अलग से लिखा हुआ है, ये पिछला पॉइंट ही कंटिन्यू करता है क्योंकि स्पेस कम हो रहा था। तो इसमें क्या समझिए, इसमें समझिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपका पास इन्वेंट्रीज है फिनिश्ड गुड की, फिनिश्ड गुड समझ रहे हैं, जो तैयार माल है। अब तैयार माल में क्या क्या चीजें हैं,
अगर मान लीजिए आप फैक्ट्री में कुछ बना रहे थे और आपका बना बनाया रखा हुआ है, आपके पास थान ही बना रहे थे, तो आपके पास 100 थान आ गए। कितने आ गए? 100 थान तैयार हैं। लेकिन आपने जब वर्ष स्टार्ट किया था तब 100 थान हुआ करते थे। अभी आपने क्या देखा कि अब तो 200 थान है। कहां पर? जो फिनिश गुड में पड़े हुए हैं, जो आपके वेयर हाउस में पड़े हुए हैं मान लीजिए। तो यहां पर जो अंतर हुआ वो कितने का हो गया? 100 का। तो इससे संबंधित लागत आप जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस, कोई चीज आपके यहाँ पर बन रही है, कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन उसके बनने में खर्चा तो होता ही जा रहा है। तो मान लीजिए पहले वो 20% कंप्लीट थी, ठीक है, अब वर्ष का जब अंत आप कर रहे हो उस टाइम पर वो 80% कंप्लीट हो गई। तो ये जो 60% की बढ़ोतरी हुई है, ये 60% में भी खर्चा तो हुआ है ना, उसको भी हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेंस की तरह काउंट करेंगे अभी जब चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस की बात करेंगे। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब भी वही हुआ कि आपने जब मान लीजिए वर्ष स्टार्ट किया था तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास सब मिलाकर के आपकी दुकान पर 2 लाख रुपए का सामान था। कितने का था? 2 लाख का। अब आपने क्या किया? 2,10,000 का सामान इस बार पड़ा हुआ है वर्ष के अंतिम दिन, तो यहाँ पर भी 10,000 रुपए से क्या हो गया? एक और नया खर्चा बढ़ गया। तो ये जो चेंज है उसकी बात करोगे, है ना, क्योंकि अगर 2 लाख का पहले से ही था, 2,10,000 का पड़ा हुआ है, तो 10,000 का जो चेंज हुआ वही तो नया खर्चा हुआ इस टाइम पीरियड में। और प्रॉफिट और लॉस उसी टाइम पीरियड में निकाले जाते हैं, उसी वर्ष में निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। ऐसे क्या है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय को क्या क्या देते हो आप? सबसे पहले तो देते हो सैलरी, क्या देते हो? वेतन है, ठीक है। ऐसे ही फिर आपको मजदूरी दे दोगे उसको, उसी से संबंधित और चीजें आपने उसको सस्ते में रहने का दे दिया, तो वहां पर भी जो खर्चे हो रहे हैं, ऐसे इनको और पर्क्स भी मिलती हैं कभी कभी। ऐसी कभी कभी क्या होती है कि लोग अपनी छुट्टियों को परिवर्तित कर लेते हैं सैलरी में, मैंने छुट्टी नहीं ली, ठीक, तो उन सारी चीजों का भी आप क्या हो जाता है, एक तरह से एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा हो रहा है तो उसको भी आप काउंट कर लेते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है कर्मचारी हित व्यय, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, ठीक है। तो ये जो भी है, फिर क्या हो जाता है आपकी, फिर आती है फाइनेंस कॉस्ट। तो अब एक बात समझिएगा, यहां पर भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने फाइनेंस कॉस्ट से पहले तक की जो बात की ना, वो सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए खर्च करनी ही रहेंगी, है ना। अब आपने साथ में अगर लोन ले लिया है तो उस लोन पर जो आप ब्याज दे रहे होते हो ना, उसकी वजह से खर्चा हो रहा है, तो वो जो खर्चा है उस सिर्फ उसी को हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में देखते हैं। और ये सीधे तौर पर आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, आपके प्रचालन से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। जरूरी थोड़ी आप लोन लो, ये तो आप तब ले सकते हो जब आपको अपने प्रचालन के लिए सस्ते में पैसा मिल जा रहा है, तो आपने ले लिया, तो ये चीज हो गई। ऐसे क्या हुआ आपका, अब आता है डिप्रिसिएशन का और एमोर्टाइजेशन का। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ह्रास बोलते हैं और अपलेखन भी बोलते हैं। होता क्या है, आपके पास कोई फर्नीचर था, कितने का? 10,000 रुपए का। आपने ये सोचा कि ये 5 साल चलेगा, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि हर साल 2,000 का हमने खर्चा किया किस पे? आपके फर्नीचर पर। कितने के बार? 2,000 का 5 साल के लिए। तो वो जो 2,000 रुपए आप लिख रहे हो ना, वो ये मान लो कि 1 साल के बाद से जो हमारा फर्नीचर 10,000 का था वो 8,000 का रह गया, फिर 6,000 का ही रह गया, फिर 4,000 का रह गया, फिर 2,000 का रह गया, और फिर 5वें साल में फर्नीचर हमारा खत्म हो गया। ऐसे मानते हैं। तो वो मान क्यों रहे? तो एक तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिस रहती है जिससे कि हम उस खर्चे को अलग अलग टाइम पीरियड में देख पाए, क्योंकि उसका फायदा बहुत सारे टाइम पीरियड में मिल रहा है और हम लोग तो सिर्फ एक ही साल को आमतौर पर जब अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं तो मान करके चल रहे होते हैं। तो ऐसी चीज हो जाती है। अब इसमें ये जो ह्रास हो रहा है ना, 2,000 रुपए से घट रही है, इसी को डिप्रिसिएशन बोल देते हैं। अब एमोर्टाइजेशन क्या होता है? एमोर्टाइजेशन होता है अपलेखन। 2 तरह में हम लगाते हैं एमोर्टाइजेशन। एक तो होता है हमारे लोन्स में जो आपने उधार ले रखा है, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स में। किसमें होता है? इनटेंजिबल एसेट्स। जो डेप्रिसिएशन है ना, वो हमारा टेंजिबल एसेट्स में होता है। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, जैसे मैंने फर्नीचर का बताया। लेकिन मान लीजिए उसकी जगह आपने क्या कर रखा है, कोई कॉपीराइट ले रखा है, ठीक, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज कर रखी है जिससे आप, जिसको कॉपीराइट को आप छू नहीं सकते हो, किसी और की गुडविल आपने ले रखी है। गुडविल कैसे ले सकते हो? आप कई बार अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरों के ब्रांड के नाम से बेचते होते हो, उसकी परमिशन लेकर के। तो ऐसे में क्या हो जाता है, आपको उस इंसान की गुडविल मिल रही होती है, या उस कंपनी की या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल मिल रही होती है। तो इनमें भी आप क्या करते हो, वैल्यू धीरे धीरे कम करते चले आते हो। कैसे कम करते चले आते हो? जैसे मान लीजिए लोन आपने रखा है कितने का? 1 लाख का, ठीक है, और मान लीजिए आपका जो लोन है वो 5% उस पर आपको ब्याज देना है प्रति वर्ष। तो आप क्या करोगे, 5,000 का तो ब्याज दोगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 5,000 का ब्याज देते रहोगे तो 1 लाख तो हमेशा बचा रहेगा। तो आप करते क्या हो, आप 5,000 के साथ साथ कुछ और हिस्सा भी देते हो। मान लीजिए आपने 10,000 और दिया, तो ये जो 10,000 है वो क्या कर रहा होता है, ये वास्तव में जो लोन का वास्तविक अमाउंट था वो भी कम करता चला था। तो 5,000 तो आपने ब्याज दे दिया, अब जो 10,000 आपने दिया उसने क्या किया, उसने उस मूल जो आपको वापस करना था वो कम कर दिया। तो होता क्या है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे ईएमआई होती है ना यार, सीधी सी बात समझो, मोटरसाइकिल खरीदते हो आपकी नहीं खरीदते हो, तो बाइक जब आपने खरीदी है तो बाइक की कई बार लोग ईएमआई चुका रहे होते हैं। तो ईएमआई में एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी होता है और एक जो मूलधन आपको वापस करना था वो भी होता है। तो उन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, जो मूलधन आपको वास्तव में चुकाना है वो क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। नहीं तो आप सिर्फ ब्याज दोगे तो मूलधन तो पूरा का पूरा बाकी रह जाएगा।
तो आप करते क्या हो, आप मूलधन के साथ साथ मूलधन का भी कुछ हिस्सा चुका रहे होते हो। तो इस वजह से आपका जो लोन है वो 1 लाख की जगह थोड़ी देर में 90,000 हो जाएगा, फिर हो सकता है कि 88,000 या 81,000 जो भी है, किस तरह से आप घटा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, तो वो कम होता चला जाएगा। तो इसी का एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है। तो ये भी क्या हो जाता है, एक तरह से आप इनको व्यय की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो सीधे तौर पर उस तरह के व्यय होते नहीं है। ये पैसा आप नहीं देते डिप्रिसिएशन में, आपका फर्नीचर की 2,000 रुपए कीमत कम हो गई आप मान लेते हो क्योंकि 5 साल चलेगा, वहां पर कोई डायरेक्ट आपका कैश में एक्सपेंस नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा हो जाता है क्या, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसी को बोल देते हैं हम लोग ह्रास और अपलेखन। फिर क्या हुआ, इसको छोड़ करके जो अन्य व्यय हो गए, ठीक है, वो आपने लिखे। अब समझ लीजिए आपको क्या मिल जाएगा, कुल व्यय मिल जाएगा, टोटल आपके एक्सपेंसेस आ गए। तो टोटल आपकी इनकम पहले आ चुकी थी, देखिए टोटल इनकम आ चुकी थी कि नहीं आ चुकी थी, यहां पर आपकी आ चुकी थी, टोटल रेवेन्यू कुल आया, ठीक। इनकम की जगह हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू बोलेंगे कि आपने बेचा और बाकी चीजों से पैसे लेकर के आए हो, तो ये आपका आ गया। अभी क्या किया आपने, इसी के बाद में एक्सपेंसेस आपने सारे जोड़ लिए, तो सब आपके एक्सपेंसेस आ गए। अब आप टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस घटा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताइए, सीधी सी बात है, ये आपकी टोटल यहाँ पर एक्सपेंसेस आ गए। अब प्रॉफिट आ गया आपका, मान के ही चल रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा था, जो आगम था वो ज्यादा था, मान लेते हैं, ठीक है, नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग रेवेन्यू मान करके, प्रॉफिट को मान करके चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग टैक्स देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता, तो फिर टैक्स नहीं उस पर बनता है, क्योंकि प्रॉफिट का ही एक हिस्सा आप टैक्स में दे रहे होते हो। तो अभी हम लोग प्रॉफिट मान करके चलते हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ, आपने अभी तक जो भी काम किया वो सारी चीजें लगभग हो रही होती। नॉर्मली लोग लोन भी लेते हैं, इसलिए फाइनेंस कॉस्ट भी आपने जोड़ ली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ अजीबोगरीब फायदा हो जाता है, या कोई अजीबोगरीब ऐसी एक्टिविटी हुई जो आमतौर पर बिजनेस से संबंधित नहीं है, लेकिन वो हो गई। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा था, वहां पर ही कुछ बहुत ही पुरानी कोई मशीन हो गई थी, वो पड़ी हुई थी, जिसको आप मानते थे ये तो बेकार हो गई है, लेकिन कोई म्यूजियम वाले लोग पहुंच गए कि आपके यहाँ तो ये 100 साल पुरानी मशीन है, इसको हम अपने म्यूजियम में रख सकते हैं, और वो उसके लिए अच्छा पैसा देने को तैयार हो गए। क्या हो गया, अच्छा पैसा देने को तैयार हो गया। तो आपको क्या होगा, वो एक ऐसा फायदा है जो आमतौर पर प्रचालन से नहीं हो रहा, ऑपरेशन से नहीं हो रहा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ। तो उस तरह की चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए ये प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ना आपने टैक्स दिया तो अपवादिक और असाधारण मदों और कर से पूर्व जो आपको लाभ हुआ वो आपका निकल करके आ गया, जब आपने टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस इस तरह से घटा दिया। अच्छा, अब इसी में क्या होगा, एक्सेप्शनल मदें जो भी हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, फिर आप उनको लिख लेते हो, ठीक है। अच्छा, कि क्या क्या चीजें हुई, फिर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स जो आपने किया हुआ था ना, इसी में देखिए यहां पर आप लेकर के आए थे, इसी में क्या हुआ, असाधारण मदों और कर से पूर्व जो लाभ है उसको भी आपने इधर भी लेकर के आए। फिर आप क्या करोगे, वो उसको भी आप इंक्लूड कर लोगे, तो असाधारण मद नहीं रह जाएगी, क्योंकि असाधारण मदों को भी आपने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो आपने लिखे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया यहाँ पर, यही चीज है। और उसमें वो एक एंट्री एक बार रिपीट हो गई है, बस इतनी सी बात है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को भी जब आपने इंक्लूड कर लिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही रह गया, सिर्फ कर से पूर्व लाभ रह गया, ना कि असाधारण मदों से पूर्व, क्योंकि उसको भी आपने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब आपने टैक्स देना है, ठीक, क्या टैक्स से पहले का प्रॉफिट आ गया, मान लीजिए जो भी प्रॉफिट आपका बना कि हमारा 15,000 का प्रॉफिट हुआ, और अगर आपको कॉर्पोरेशन प्रॉफिट हो रहा है इतने का, तो आप इसके ऊपर क्या दोगे, टैक्स दोगे। तो टैक्स क्या दोगे, 15,000 का, मान लीजिए 10% का टैक्स हो या 20% का मान लोगे, तो 3,000 रुपए आपका टैक्स बन जाएगा। लेकिन एक और चीज होती है जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डिफर्ड टैक्स, ठीक है। डिफर्ड टैक्स में क्या होता था, जो आपको पहले देना था आपने दिया नहीं अभी तक, तो वाला टैक्स भी आप चुका देते हो। मान लीजिए आपका पहले से 1,000 बकाया है, तो आप वो भी दे दोगे। तो क्या क्या आ जाता है, टैक्स एक्सपेंसेस में एक तो करंट एक्सपेंस आ गया, और आपको जो डिफर्ड टैक्स था, आस्थगित कर था, वो भी आ गया। इन दोनों को मिलाकर के आपका टैक्स का खर्चा हो गया। इनको जब घटा दोगे तब क्या बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। अच्छा, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, जो भी आपने प्रचालन किए हुए थे उससे आपका जो लाभ और हानि है वो निकल करके आ गया। अब इसी में प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक, ये सारी चीजें जो है ना, ये अभी हमारे लिए इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे क्या जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही हम लोग क्या कर देते हैं, जो हमें कर देने के बाद प्रॉफिट मिला हुआ है उसको हम लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके देखते हैं, तो हमें अर्निंग्स पर शेयर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, अर्निंग्स पर शेयर। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।